बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। दूल्हा दुल्हन कोर्स उसका ये दूसरा महीना यानी एडवांस कोर्स आपका चल रहा है और एडवांस कोर्स का ये दूसरा चैप्टर है एक दूसरे के राइट्स के अंदर हमने शुरू में आपको बताया कि दुनिया में जो लड़ाई है, जो झगड़ा है, वो राइट्स का है। अगर आप हर एक को उसका राइट दोगे, कयामत तक भी कभी झगड़े नहीं होंगे। बेटे बाप से नाराज क्यों होते हैं? पता चला कि बेटों को बाप ने उनका राइट नहीं दिया, या बाप बेटों से नाराज क्यों होता है तो पता चलता कि बेटों ने बाप के जो राइट्स थे उनको अदा नहीं किए। ऐसे ही भतीजे चचा से नाराज है, क्यों है? पता चला कि चचा ने जो है भतीजों के राइट्स अदा नहीं किए, या चचा भतीजों से नाराज है तो पता चला कि भतीजों ने चचा के जो राइट्स, जो उनके हुकूक थे, वो अदा नहीं किए। बहन भाई से नाराज है, भाई बहन से नाराज है, तो अक्सर हमारे समाज के अंदर, हमारे मुआशरे के अंदर जो नाराजगियां होती है उसका एक बेसिक रीजन यही होता है कि हम एक दूसरे के जो राइट्स और हुकूक है, अगर वो प्रॉपरली अदा करेंगे ना, तो कभी भी लड़ाई नहीं होगी, कभी भी झगड़े नहीं होंगे। सबसे बड़ा रीजन है राइट, सबसे बड़ा रीजन है हुकूक। हर एक का हक अदा कर दो, इंशाल्लाह कोई आपसे नाराज नहीं रहेगा। इसीलिए हमारी शरीयत के अंदर, अब देखो ये कुरान करीम है मेरे पास में, सामने ही रखा हुआ, ये कुरान करीम है। इसके अंदर 30 पारे है, 6666 आयतें हैं। लेकिन मैं आज आपको एक ऐसी बात कुरान करीम की बताने वाला हूँ, शायद जो आप अपनी लाइफ में पहली मर्तबा सुनोगे। वो ये है कि इस कुरान करीम के अंदर नमाज, रोजा, ईमान और अल्लाह के जो हुकूक है, यानी अल्लाह तबारक व ताला के जो राइट्स है, ये पूरे कुरान के अंदर उसके बारे में सिर्फ 25% आया है, यानी सिर्फ 25% उसके बारे में है, और 75% जो है वो हुकूक के बारे में है, वो राइट्स के बारे में है। तो इसीलिए हम आपको जो पढ़ा रहे हैं राइट्स के बारे में, तो पहले दिन हमने आपको बताया ऐसे ही मियाँ बीवी के भी एक दूसरे पे राइट्स है। अगर एक हस्बैंड प्रॉपरली अपने वाइफ के पूरे राइट्स को अदा कर रहा है, तो कयामत तक भी वो मियाँ बीवी के दरमियान में लड़ाई नहीं होंगी, कयामत तक भी वो मियाँ बीवी के दरमियान में झगड़े नहीं होंगे। ऐसे ही एक वाइफ अगर अपने हस्बैंड के जो राइट्स और जो हुकूक है उसको अदा कर रही है, कभी भी उनके बीच में तलाक नहीं हो सकता है। जैसे मैंने आपको मिसाल देके बताया कि आज से एक हफ्ता पहले नंदुरबार के अंदर 70 साल का एक बूढ़ा आदमी और उसकी वाइफ की एज 65 ईयर्स थी। अपनी 65 साल की वाइफ को 4 किलोमीटर तक वो बुड्ढा अपने खांधे पे डालकर उसको घाट के रास्ते से, मैंने वो रास्ता भी बाद में देखा, वो पूरे घाट के रास्ते से दवाखाने की तरफ लेकर चला, लेकिन वो बेचारी बुढ़िया जो थी रास्ते में वो मर गई। ये क्यों होता है? ये जब होता है जब दोनों में एकदम ऐसा टूट के एक दूसरे के लिए प्यार होता है, एक दूसरे के लिए मोहब्बत होती है, एक दूसरे के राइट्स जब दोनों अदा करते हैं ना, तो खुद ब खुद मोहब्बतें पैदा होती है एक दूसरे के लिए। तो हमने हस्बैंड के ऊपर वाइफ के क्या राइट्स है, वाइफ के ऊपर हस्बैंड के क्या राइट्स है, ये हमने हमारे पिछले लेक्चर्स के अंदर बता दिया। अब आज का जो हमारा टॉपिक, आज का हमारा टॉपिक इतना नाजुक है, जिसको पूरे ध्यान तवज्जो के साथ में सुनो। एक मर्द है, एक मर्द है, वो नजर नहीं आ रहा हूं आपको। एक मर्द है और ये 2 ग्लास है। एक मर्द है और ये दोनों ग्लासों के बीच में ये उसकी वाइफ है, ये उसकी मदर है। माँ और बीवी दोनों के भी बीच में जो है वो मर्द है, दोनों ठोक रहे उसको दोनों तरफ से। तो अब ऐसी हालत के अंदर एक मर्द को अपनी माँ को भी हैंडल करना है, अपनी बीवी को भी हैंडल करना है। आज हम आपको बताएंगे वो मास्टर की, वो फॉर्मूला, जिसके जरिए से आप दोनों के राइट्स को अदा कीजिए, इंशाल्लाह कयामत तक झगड़े नहीं होंगे। और मैं आपको बता दूं, सिर्फ ये एक सबक सुनकर, हमारा एक स्टूडेंट था औरंगाबाद का, उसने मुझे जो है फीडबैक दिया, बोले मौलाना पूरी फैमिली के साथ हम सुनते हैं, वो जो आपने माँ और बीवी को कैसे हैंडल करना है, वो जब पूरे सब लोगों ने सुने, वरना मेरी बीवी और मेरी माँ के दरमियान में हमेशा झगड़े होते थे, वो झगड़े ही खत्म हो गए। बोले आज 3 महीने हो गए,
दोनों के दरमियान में कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, क्योंकि उसमें हमने माँ को माँ के भी हुकूक बताए, बीवी को बीवी के हुकूक भी समझा दिए, और मर्द को भी ये समझा दिए कि उसके ऊपर किसके क्या हुकूक है, किसके क्या राइट्स है। चलिए अब हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज, अब तक हमने आपको जो बताए हैं फंडामेंटल राइट्स वाइफ के, बीवी के, कि बीवी का जो खर्चा है वो उसका हक है, बीवी का जो कपड़ा है वो उसका हक है, बीवी की जो प्राइवेसी है, जो उसका रहने का मकान है, जो उसको सेपरेट आपने एक कमरा देना चाहिए, ये उसका राइट है, ये फंडामेंटल राइट्स है उसका। ऐसे ही जो आपकी माँ है, आपको उसने जन्म दिया है, 9 महीने तक आप उस माँ के पेट में रहे हो। अब वो माँ के हुकूक ये है कि आपकी माँ ने आपसे नाराज नहीं रहना चाहिए, आपकी माँ को किसी किस्म की तकलीफ नहीं होना चाहिए, आपने माँ का दवाखाने में इलाज कराना चाहिए, जैसा आप बीवी को खिला रहे हो माँ को खिलाना भी आप पे फर्ज है, जैसा आपने बीवी को कपड़े पहना रहे हो माँ को भी पहनाना फर्ज है, जैसा आप अपने बीवी को खर्चा पानी दे रहे हो माँ के लिए भी वैसा देना ये आपके ऊपर लाजमी है। दोनों के बीच में अब आप है, अब आपकी जिम्मेदारी है। माशाअल्लाह आप जो है बीवी के भी हुकूक अदा कर रहे हो, माँ के भी हुकूक अदा कर रहे हो। अब प्रॉब्लम्स कहाँ क्रिएट होते हैं? प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं आप ऑफिस में चले गए, आप दुकान में चले गए, अब आपकी माँ जो है उसको ऐसा लग रहा है कि मैं इंडियन सास हूं। आपने देखे होंगे इंडियन सास, अगर नहीं देखे होंगे तो वो एकता कपूर के जो सीरियल्स आते हैं बालाजी टेलीफिल्म्स के, वो सीरियलों के अंदर आपको वैसी सास देखने के लिए मिलेंगी, जो रियल ओरिजिनल और ऑथेंटिक, और क्या कहेंगे उसको, गौरान, और उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक। अगर आपको इंडियन सास देखना है वो आपको वो पूरे सीरियलों के अंदर देखने के लिए मिलेगी। बीच में एक जो है वो वायरल हुआ था सोशल मीडिया के ऊपर, जो है रसोड़े में कौन था। आप लोगों ने देखे होंगे वो रसोड़े में कौन था वाली जो सास है, ऐसे इतने बड़े बड़े आंखें उसके, ऐसे डेंजर, और जैसे ही उसने हाथ पटक दी कि रसोड़े में कौन था, तो ऐसे जो दोनों बहुएं ऐसी थर 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 कांप रही है वो बुढ़ी के सामने, और वो जो है उनका इम्तिहान ले रही कि किचन के अंदर किसने क्या पकाया क्या खाया बोल के, और वो उनके मुंह में से आवाज नहीं निकल रही है। ऐसा प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि ये इंडियन थिंकिंग है, इंडियन मेंटालिटी है, और इंडिया की जो सास है उसको ऐसा ही लगता है कि मेरी जो बहू है मैं उसके ऊपर हुकूमत करूंगी, मैं उसको हुक्म दूंगी, उसने मेरे अंडर में रहना चाहिए, मैंने उठ बोली तो उठना चाहिए, बैठ बोली तो बैठना चाहिए। तो मैं आपको एकदम फाइनल वर्डिक्ट बता देता हूं, ये अकॉर्डिंग टू इस्लाम एक्सेप्टेबल है, यानी इस्लामिक एतबार से ये चीज नाकाबिले कबूल है। इस्लाम के अंदर वो जो रसोड़े में कौन था वाली सास है उसका कोई कंसेप्ट ही नहीं, उसकी कोई एंट्री ही नहीं है, उसका कोई इंटरफेयर ही नहीं है। वो रसोड़े में कौन था वो एकता कपूर के सीरियलों की हद तक ठीक है, या फिर इंडियन जो अदर फैमिलीज है उनके घरों की हद तक ठीक है, वो इस्लाम के अंदर नहीं है। इस्लाम ये कहता है कि जो सास अपनी सासगिरी, जैसे दादागिरी भाईगिरी होती है, सासगिरी भी होती है, वो सासगिरी के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि वो जो लड़की आपके घर में आई है जिसका निकाह हुआ है वो वाइफ है अपने हस्बैंड की, उसके ऊपर खिदमत करना, किसकी खिदमत करना फर्ज है? उसके हस्बैंड की खिदमत करना फर्ज है। आप कौन होते हैं? आपकी उसकी जिम्मेदारी ही नहीं है वो जो है सास की हर बात को कबूल करे, या वो सास की जो है उसको ऐसे दबा दबा के सास रख रही है। जैसा मैंने आपको बीवी के हुकूक में बताया था कि एक बच्ची को मैं खुद देखता था, वो बेचारी फजर की अजान से लेके 16 साल की एक मासूम लड़की को, गरीब की बेटी को निकाह करके ला, इतना बड़ा ढिगार रहता था वो कपड़े धोने का, उस टाइम पे नल आ गए हुआ, और वो बेचारी जो धोते बैठती थी, देवरों के भी पैंट धो रही है, ससुरे का भी पैजामा धो रही है, पूरे आधे महल्ले के कपड़े धोते हुए जो बैठी है, वो फजर की अजान के पहले से लेकर तो दोपहर में 12 बजे तक उसका वही काम। 12 बजे कुछ काम हो गया, फिर आटा गूंदो, खाना पकाओ, रोटी बनाओ, उसके बाद फिर बेचारी को दोपहर शाम में थोड़ा आराम को टाइम मिला, आराम को कोई टाइम ही नहीं, उसके टाइम पे वो शिपियारियां फोड़ते बैठती थी, क्योंकि उसके ससुरे साहब की एक बड़ी पान की टपरी, पान की दुकान चलती थी, बैठी हुई है बेचारी, वो जो है चबूतरे के ऊपर सिपियारी फोड़ते हुए, इतना बड़ा थैला भरे हुआ है उसके बाजू में। मुझे इतना रहम आते था, मैं बोलता था यार ये कैसे जालिम लोग है ये,
किसी की बेटी को लेकर माल, मतलब उनके बाप ने उनको सिखाया ही नहीं है कि उसके हुकूक क्या है, उसके राइट्स क्या है। तो चूंकि ये इंडियन मेंटालिटी है, हमको ये पता ही नहीं है कि एक लड़की जिस हस्बैंड के निकाह में आई है उसके जिम्मे सिर्फ और सिर्फ उसके हस्बैंड की खिदमत फर्ज है। उसका हस्बैंड उसको बोल सकता है जो भी बोलना है, वो सास को राइट नहीं है। अब देखो मैं आपको बताता हूं हमारे इंडिया के समाज में इसकी वजह से प्रॉब्लम्स कैसे हैं। मेरे पास में एक साहब आए और माशाल्लाह ये जो मेरी दाढ़ी दिख रही है ना आपको, मेरी दाढ़ी, तो मेरी दाढ़ी से और उनकी दाढ़ी ऐसी यहाँ तक होंगी, एक और थोड़ी सी बड़ी दाढ़ी। और टोपी जो है ना, मेरी टोपी जो अभी आपको नजर आ रही है, मेरी टोपी से भी जरा तुरा बाहर ज्यादा निकला हुआ उसका, यानी उसके उसको देख के ही लग रहा ये प्योर दीनदार है बोलकर। वो आया यहाँ पे और आने के बाद में बोलने लगा कि भाई मैं मसले के लिए आया हूं, मेरी बीवी मेरी माँ की फर्मा बरदारी नहीं करती है, मेरे माँ की बात वगैरह नहीं सुनती है, इसलिए मैं उसको छोड़ना चाहता हूँ, मैं उसको तलाक देना चाहता हूँ, इसकी प्रोसेसिंग क्या है। मैंने उसको बिठाया, मेरी एक आदत है कोई भी आया तो मैंने ये 2 गिलास इसीलिए मंगाए हुए हैं, इसमें से एक मेरा सेपरेट है और एक आने वाले मेहमानों के लिए। अब आप बोलेंगे यार मौलाना तुम भी अछूत और वो करते क्या, तो वैसा नहीं है। असल में कोरोना की बीमारी की वजह से स्पेशल हमने मंगाए हुए हैं और गवर्नमेंट का गाइडेंस भी है तो इसके लिए। और फिर मैं वैसे को चाय वाय पिलाता, उसको चाय वाय पिलाया मैंने, पिलाने के बाद में जो है उसको मैंने बोला देखो भाई, असल जो मसला है वो ये है कि माशाल्लाह आपको जो जाहिरी दीनदारी है, दाढ़ी वाली दीनदारी आ गई, टोपी वाली दीनदारी आई, जुब्बा आ गया तुम्हारे आंख पे, लेकिन तुमको इस्लाम का जो रियल जो प्रॉपर नॉलेज है वो मालूम ही नहीं है तुमको। बोले कैसा नहीं है, कुरान में अल्लाह ने फरमाया माँ का ये हक है, माँ का वो हक है, मेरी माँ मेरी माँ मेरी माँ। तो मैंने कहा कि भाई वो तेरी माँ है ना, वो तो तेरी माँ जो है, तू तेरी माँ की फर्मा बरदारी कर, तेरे जिम्मे तेरी माँ की फर्मा बरदारी है, तेरे बीवी के जिम्मे थोड़ी तेरे माँ की फर्मा बरदारी है। और वो कुरान की जो आयतें सुना रहा और जो हुकूक और हदीस है वो तेरे लिए है, तेरे जिम्मे फर्ज है तेरी माँ की, तू जो है खिदमत कर। तो तुझे तेरी माँ की खिदमत करना चाहिए, ना कि तेरी जो बीवी है उसके जिम्मे तेरी माँ है तो माँ के पैरों में बैठना 24 घंटे तू, तुझे किसने मना किया। लेकिन दूसरे की जो बहन बेटी तेरे घर पे आई है वो तेरी बीवी है, उसके जिम्मे सिर्फ तेरी खिदमत और तेरे हुक्म को मानना फर्ज है। अब वो तेरे माँ की भी, तेरी माँ जो है उसको कुछ भी ऑर्डर दे रही है और वो तेरे माँ की बात अगर नहीं मानती है तो तू उसको मार रहा है, तो ये जुल्म है, नाजायज है। तेरी माँ को कोई हक और राइट ही नहीं है उसको जो है ऑर्डर देने का और हुक्म देने का। हाँ तेरे जिम्मे तेरे माँ की खिदमत फर्ज है क्योंकि वो तेरी माँ है, तो तू कर तेरे माँ की खिदमत, तुझे किसने मना किया। लेकिन तू अपने बीवी को ये ऑर्डर नहीं दे सकता कि मेरी माँ ने जैसा बोली वैसा सुनने का, अगर नहीं सुनी तो देखते, तो ये ऐसा नहीं चलेगा। तो एक चीज याद रखो, जैसा मैंने पहले बताया आपको कि आप जो है ना दोनों के भी बीच में, एक तरफ माँ है एक तरफ बीवी है और बीच में जो है आप है, तो अब आपको क्या करना है, दोनों के हुकूक अदा करो, दोनों के भी हुकूक, बीवी के भी हुकूक अदा करो, माँ के भी हुकूक अदा करो। लेकिन अगर माँ ऑर्डर दे रही है कि बीवी को ऐसा बोल वैसा बोल, उसको बोल तेरे उसको माँ बाप के घर को मत जाने दे उसको, ये चीज नाजायज है। एक बात याद रखो, आज हमारे जमाने में यही हो रहा है, वो बेचारी बहू को जरा कुछ करना है तो वो पूरे परमिशन अप्रूवल लेना पड़ता है उसको 10 जगहों से, तो ये चीज गलत है। अब मैं आपको दूसरी चीज ये भी बता दूं, अब ये मेरे ये जो हुकूक है ये माँ और यानी सास और बहू दोनों के लिए है। अब दोनों के लिए क्या है, दोनों के लिए भी ये है कि अब जो वो लड़की है, लड़की यानी वो जो बहू है उसके भी ऊपर फर्ज है कि अगर उसका शोहर उसकी माँ के साथ में हुस्न सुलूक कर रहा है, यानी उसकी अपनी माँ के साथ, माँ को पैसे दे रहा है, माँ को दवाखाने में भेज रहा है, माँ को रिक्शा करके दे रहा है, माँ को हर महीने कोई खर्चा देता है और माँ की खिदमत करता है, तो ये जो औरत है इसको एक पैसे का भी इस्लाम ने राइट नहीं दिया है कि वो अपने हस्बैंड को उसके माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक करने से रोके, इसलिए कि वो तेरा हक अदा कर रहा है या नहीं ये तेरी जिम्मेदारी है। तेरे को खर्चा दे रहा है, तुझे उसने खाने पीने का सामान दे दिया, तेरे को रहने के लिए घर दिया, मतलब तेरे हुकूक अदा हो रहे हैं ना, तो देयर इज नो स्पेस यू शुड बी इंटरफेयर अबाउट इट
कि तू तेरी माँ बाप के साथ में क्यों हुस्न सलूक कर रहा है, तू तेरी बहनों के साथ क्यों हुस्न सलूक कर रहा है, और तू तेरे जो है भाइयों के साथ क्यों हुस्न, वो तेरा तुम्हारा स्पेस नहीं है। देखो प्रॉब्लम्स कहाँ पे क्रिएट होते हैं मैं आपको बताता हूँ। मुझे नासिक से एक साहब का फोन आया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं बोला जी बोलो। बोले मुफ्ती साहब मैं नासिक से बोल रहा हूँ और मैं गवर्नमेंट का क्लास 1 ऑफिसर था। मैं बोला अच्छा और आगे बोलो क्या है मसला आपका। बोले मसला है यार, बोले एक्चुअल में कैसा है मसला, असल में ऐसा है ना बोले कि मेरे जो दामाद है वो बड़े बिल्डर है, और माशाल्लाह जो है हमारे दामाद के घर पे किसी चीज की कोई कमी नहीं है। हमारी बेटी भी वहां पे सुकून से है, आराम से है, 2-4 कारें उनके घर में सामने खड़ी हुई है माशाल्लाह, और एकदम लाइफ स्टाइल वगैरह भी उनका एकदम हाईटेक है, किसी किस्म की कोई कमी नहीं। मैं बोला बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह, अल्लाह ताला ऐसे ही मोहब्बतों को बाकी रखे, ऐसे ही खूब बरकतें अता फरमाए। नहीं नहीं अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई। बोले मैं बोला अच्छा बोलो क्या रह गया अभी बाकी। बोले बाकी ये रहा कि हमारे जो दामाद है ना वो थोड़ा सा उनके माँ बाप की तरफ जरा ज्यादा झुके हुए है। बोले वो जरा ज्यादा ही झुके हुए हैं। वो क्या करते बोले उनके माँ बाप का ज्यादा ही ख्याल रखते हैं। समझो माँ को अगर सर में भी दर्द हो गया तो स्पेशलिस्ट के पास में भेज देते, जो 500-1000 रुपये जो है उसकी फीस होती है, और बाप ने जरा कुछ बोल दिया के लगे बाप के लिए हाजिर हो जाते, और अपने भांजों को और अपने भतीजों को जब भी जरूरत पड़ी उनको पैसे देते, उनको सामान देते, उनको घूमने ले जाते, उनके स्कूल की फीस भरते, उनको ऐसा करते वैसा करते। मैं बोला एक मिनट बुजुर्ग करा, 1 मिनट। मैं बोला आपके बेटी को कुछ तकलीफ देते, आपके बेटी को। नहीं नहीं हमारी बेटी तो आराम से है। तो बैठना, मैं बोला फिर तू, तेरी बेटी आराम से है ना, बैठ तू, तेरे आखिरत की फिक्र कर, अल्लाह अल्लाह कर, और अपने कब्र के बारे में सोच कि अपने साथ में क्या कयामत के दिन हिसाब होगा। अरे बेटी आराम से है, सुकून से है, वो अपने जो है हस्बैंड के घर पे है, वो अपने ससुराल, और तू तेरे घर में फुकट जबरदस्ती अपना बीपी बढ़ा के ले रहा, उसके बारे में टेंशन करके अपने को अपने आप को हाइपर टेंशन बना के। अरे भाई जरूरत क्या है आपको, वो उसके माँ बाप है, वो भले अपने माँ बाप के कदमों में दौलत लुटा दे, आपको एक लफ्ज का भी राइट नहीं है उसको इस तरीके से जो है बोलने का। वो आपके यहाँ बेटी के साथ कुछ किया होगा तो बोलो, तो हम आपको उसका सॉल्यूशन बताते। लेकिन बेटी आपकी आराम से है, बेटी को कोई तकलीफ नहीं है, बेटी को उसने 40-50 हजार का मोबाइल दिया हुआ है, बेटी के मोबाइल पे व्हाट्सएप भी चल रहा है, बेटी के मोबाइल पे फेसबुक भी चालू है, बेटी के मोबाइल पे इंस्टाग्राम भी चालू है, बेटी को यूट्यूब भी देखना आ जाता है, बेटी के पास में सब कुछ दिया हुआ है दामाद ने, तो आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा। ये उसका स्पेस है, वो अपने माँ बाप के साथ क्या सुलूक करता है क्या नहीं करता है, आपका स्पेस नहीं है। वो जबरदस्ती दूसरों के स्पेस में इंटरफेयर मत करो, इसी से प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। एक मसला ये हो गया। दूसरा और एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। मैं जैसा अभी आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, ऐसे ही मैं दूल्हा दुल्हन के बच्चों को पढ़ा रहा था, ऐसी ही मगरिब के बाद का टाइम था, और एक बड़े भी यानी बुजुर्ग औरत, वो यहाँ दरवाजे के बाहर, ऑफिस के बाहर जो है ऐसा यहीं खड़े रहे वो दरवाजे में। तो मैं बोला बोलो खाला क्या मसला है। बोले नहीं मुझे आपसे बात करना है। मैं बोला ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने के बाद बात करता हूँ। मैंने सबक पढ़ा दिया, सबक पढ़ाने के बाद अगर औरतें वगैरह रही तो मैं उनसे बाहर जाके ही बात करता हूँ, ऑफिस में एंट्री नहीं कराता हूँ, क्योंकि मैं जितना मैं जो है ना फ्रैंकली आप लोगों से सबक पढ़ाता हूँ या सारी चीजें बोलता हूँ, तो नेचर मेरा वैसा नहीं है। मैं ये सारी चीजों का बहुत ज्यादा ख्याल रखता हूँ कि मैं किससे क्या बात करूँ क्या बात नहीं करूँ। फीमेल वगैरह है तो मैं एकदम डायरेक्टली जो है ऑफिस के बाहर पूरी गैलरी है जहाँ सब लोग आते जाते रहते, वहां बात करो सबके सामने, सेपरेट और प्राइवेट में नहीं। मैं बाहर निकल गया, भले वो बुढ़ी औरत थी, लेकिन मैंने उसको जो है गैलरी के अंदर मैंने पूछा। मैं बोला बोलो क्या मसला है आपका। बोले मेरा मसला असल में ऐसा है कि दामाद जो है बेटी को हमारे बहुत सता रहे, और बेटी हमारी आके आज 6 महीने हो गए, लेकिन वो दामाद आ रहे नहीं बोले बेटी को लेने के लिए। तो मैं बोला प्रॉब्लम क्या है। बोले प्रॉब्लम ऐसी है, वो दामाद ऐसी सुती है, वो दामाद वैसी है, वो दामाद। मैं बोला देखो खाला मैं आपको एक चीज बताऊं क्या, मेरा नेचर ऐसा है कि तुमने अगर यहाँ अभी से खड़े रह के सुबह तक फजर की अजान तक भी अगर दामाद को गालियां दिए, दामाद को बुरा भला बोले और उसके ससुराल वालों को बोले ना, तो मैं तुम्हारी बातों से ऐसा 4 आने भी इम्प्रेस होने वाला नहीं। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि तुम मेरे सामने खड़े रह के दामाद की बुराई बयान करो और मैं तुम्हारी हाँ में हाँ मिला के तुमको बोलूं अरे रे बहुत जालिम है रे वो दामाद, अरे 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 कैसा साला जंगली इंसान है।
ये मेरी फितरत नहीं है, क्योंकि मेरी फितरत ये है कि मैं वो दामाद को भी यहाँ बुला के पूरी बात उससे भी करूंगा रियलिटी क्या है। क्योंकि मैं बोला मेरे को जब दोनों तरफ की बात ही नहीं मालूम है, मैं कैसा तुम्हारी बात पे भरोसा करूं। मुझे वो दामाद का नंबर दो। मैं बोला मैं अभी इसी वक्त जो है वो दामाद को फोन करता हूँ और उसको पूछता हूँ कि भाई तू क्या मसला है बोल के कर दो। मैं बोला नंबर। ऐसा मैंने उनके सामने फोन लिया, खड़े रहा, तो बोले नहीं नहीं, बोले वो मैं फिर उसका नंबर दूंगी ना तो नाराज हो जाएगा वो। मैं बोला नहीं दो ना, फिर मैं तुम्हारी बात पे भरोसा कैसा करूं। बोले नहीं नहीं मौलाना, असल थोड़ा सा गलती हमारे बेटी की भी है, बोले थोड़ी सी। मैं बोला क्या गलती है तुम्हारे बेटी की। बोले हमारे बेटी की गलती असल में ऐसी हो गई कि हमारा दामाद और बेटी और बच्चे सब लोग मिलके खाना खा रहे थे, तो अचानक में दामाद को फोन आ गया। और क्या फोन आया दामाद को? दामाद को ये फोन आया कि भाई तुम्हारी बहन जो फुलाने हॉस्पिटल के अंदर एडमिट थी, जिसकी वो होने वाली थी, डिलीवरी होने वाली थी, तो वो बहन को जो है बच्चा पैदा हुआ है, इसलिए तुम भी हॉस्पिटल आ जाओ। तो दामाद बेचारा खाना खा रहा था, यानी वो शोहर हुआ और लड़की का, तो उसने क्या करा, वो फोन रखा और रखते ही खाना अधूरा छोड़ दिया। और खाना अधूरा छोड़ने के बाद में उसने अपनी बीवी को बोला, बोले देखो तुम लोग खाने से फारिग हो जाओ, मुझे अभी फोन आया है अम्मी का कि मेरी बहन की जो है हॉस्पिटल में डिलीवरी हो गई है, मैं जरा जाके देख के आता हूँ वहां के हालात कैसे। अब ये जो बीवी बैठे हुई थी, बोले हमारी जो बेटी थी वो एकदम उसका ब्लड प्रेशर हाई हो गया। जैसे ही उसने सुनी कि ननन को बच्चा पैदा हुआ है, तो वैसे ही भावत जो थी उसका बीपी हाई हो गया और फौरन उसने बोली, उसने अपने शोहर को गाली गलौज शुरू कर दी और शोहर को बोलने लगी, हाँ बहन को बच्चा पैदा होते कैसी खुशी हो रही अंदर से, हाँ कैसी कैसी खुशी हो रही। जैसी पता चला कि बहन जो है जैसी मामू बन गए बोल के पता चला, तो खुशी समाई नहीं जा रही तुम। और जब मेरे को बच्चा पैदा हुआ था उस वक्त भी तुमको इतनी खुशी नहीं हुई थी। अब देखो दुनिया में ऐसा कौन सा बाप होगा भला जिसको औलाद पैदा होने के बाद खुशी नहीं होगी। और ये औरत को अंगार लग गई कि इसको भांजा हुआ, यानी भांजा या भांजी हुई, बच्चा हुआ बहन को, वो सुनते खाना अधूरा छोड़ के उठ रही है। तो इसने जलन भुन के जो है नानन को बुरा भला बोलना और इसको बुरा भला। अब वो भी मर्द है, कितना भी बोले तो इंसान है। उसने उठा के दो चार कान पे लगा दिया उसके, और उसकी माँ को उसी टाइम पे फोन किया, बोले ये इसको लेके जाओ यहाँ से। इसको इतना भी सेंस और अक्ल नहीं है कि मेरी बहन को बच्चा पैदा हुआ, मैं मामू हूँ उसका, यानी मैं उसका भाई हूँ, और मेरे ऊपर फर्ज है मैं दवाखाने में खड़े रहूं, कुछ जरूरत पड़ती है दवाखाने में गोली दवा वगैरह कुछ लाने ले जाने की। अरे अगर मैं वहां पे भी नहीं जाऊंगा और दूसरे रिश्तेदार जो वहां पे है वो मेरे बारे में ये बोलेंगे, देखो ये ऐसा कैसा इंसान है, सबकी बहन जो है दवाखाने में एडमिट थी और भाई आया भी नहीं उसके लिए, ले जाओ, बोले इसको लेके जाओ। अब उसकी माँ आई और आके उन्हें लेकर गई और वो माँ मेरे पास में आई घराना करने को यहाँ। तो फिर मैंने उसकी माँ को बोला, मैं बोला देखो खाला, मैंने पहले ही बोला था आपको कि मैं दोनों तरफ की बात सुनता, तुमने पहले क्या बोले दामाद ऐसा है वैसा है, मैंने जैसी उसका नंबर मांगा आपसे तो फौरन आपकी स्टोरी चेंज हो गई, अब आप अपनी बेटी की गलती बता रहे। अब चलो मैं बोला यहाँ गलती 100% तुम्हारे बेटी की थी। मुझे बताओ, मेरा सवाल है आपसे, आपके बेटी को क्या जरूरत थी, उसका स्पेस ही नहीं है ना, वो उसका स्पेस ही नहीं है, वो उसकी बहन है। उसकी बहन को बच्चा पैदा हो गया, वो डीजे के साथ में जाए दवाखाने में ऐसा डीजे बजाते हुए, ढोलकी चताला वर ऐसा वो डन 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 बोल के, जो बेंजो बाजा रहता नहीं क्या, बेंजो बाजा बजा के जो है वो दवाखाने तक लेकर जाए, उसकी बहन है वो उसका अपना स्पेस है। तुम्हारी बेटी को क्या जरूरत थी मुंह मारने की बीच में और शोहर को गालियां देने की और शोहर को बुरा भला बोलने की और उसको बोलने की कि अपने खुद के बच्चे पैदा हुए तो इतनी खुशी नहीं हो रही थी जितनी बहन को हुए तो सुन के हो रही है बोल के। ये गलत की ना तुम्हारे बेटी, गलती है ये तुम्हारे बेटी। तो यहाँ पर अभी जो हमने आपको बताए, पहले तो ये बताए कि हस्बैंड के जिम्मे उसके माँ के भी हुकूक है, बीवी के भी हुकूक है, ठीक है। ऐसे ही हमने आपको भी बताया कि जहां बीवी देख रही है कि भाई उसका हस्बैंड ने उसके हुकूक अदा किया, तो ये उसका स्पेस नहीं है कि हस्बैंड उसके माँ बाप से कितनी मोहब्बत करता है, उसके भांजों से कितनी करता है, भतीजों से कितनी करता है। अब ये उसका काम नहीं है कि एकता कपूर के सीरियलों के जैसे षड्यंत्र रचे और अपने हस्बैंड को जो है नींबू हरी मिर्ची वालों से कुछ भी लाके खिलाए और कोशिश करे कि ये टूट जाए उसके माँ बाप से और उसके भाइयों से और उसके बहनों से। तो ये एकदम नीच हरकत है। और ऐसे ही
जो माँ भी है, अगर कोई मर्द अपने बीवी से टूट कर मोहब्बत कर रहा है, उसको जो है गिफ्ट वगैरह लाकर दे रहा है, उसको घुमाने के लिए ले जा रहा है, उसके साथ लंच डिनर के लिए ले जा रहा है, या दोनों बाहर जा रहे हैं, तो वो माँ का भी स्पेस नहीं है कि वो अपने बेटे को उसकी बीवी के साथ में जो है इंटरटेन के लिए या इंजॉयमेंट करने से रोके। ये उसका भी स्पेस नहीं। तो इसलिए आज का हमारा कंसेप्ट क्लियर हो चुका है कि एक जो मैंने पूरा आपको बता दिया, मर्द के दोनों साइड से दो लोग हैं, दोनों के हुकूक कैसे अदा करना है अभी आपके समझ में आ गया। और अगर आप बहू है तो आपको भी अपने हस्बैंड को उसके माँ बाप से या उसके रिश्तेदारों से हुस्न सुलूक से रोकने का हक नहीं है। और अगर आप सास है तो आप उसको उसके बीवी से, उसके ससुराल वालों से, उसके उनसे हुस्न सुलूक से नहीं रोक सकते। ये आज का टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। अब आप लोगों में से किसी का कोई सवाल है तो हमको व्हाट्सएप पे भेजिए, हम कोशिश करेंगे आपको उसका जवाब देने की। चलिए, चलिए तनवीर भाई का सवाल है। तनवीर भाई ने लिखा है, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरन मौलाना, वेरी इंपॉर्टेंट नॉलेज यू हैव शेयर्ड। भाई जज़ाकल्लाह। तनवीर भाई देखो, मेरी जिम्मेदारी है आपको राइट्स बताने की। देखो अब मैं प्रैक्टिकल मेरे अपने बारे में भी बताता हूँ। मैं भी जो है ना, एक बाप भी हूँ, एक ससरा भी हूँ। मेरे भी बेटे का निकाह हुआ है आज से 1.5 महीना पहले। ये सब चीजें हमने भी फॉलो की है, ये हमने भी फॉलो की है। सेपरेट अपने बेटे को घर लेकर दिया और पूरा फ्रीडम दिए। मैंने तो मेरे बेटे और बहू से ये कमिटमेंट किया था, मैं बोला यार हालात साजगार नहीं है तो मैं मेरी तरफ से गिफ्ट तुम लोगों को उम्रे के सफर पे लेके जाऊंगा, क्योंकि मैं खुद चाहता हूँ मेरा बेटा मेरे कंट्रोल में रहे। और जब मुझे मेरे बेटे को कंट्रोल में रखना है तो मुझे उसको फ्रीडम देना पड़ेगा। और उसकी वाइफ को भी पूरा रिस्पेक्ट, पूरी इज्जत, यानी उसको ये फील भी ना हो कि वो अपने ससुराल में है या वो अपने माँ बाप के घर पे, उससे ज्यादा हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो फिर क्या होगा, वो फैमिली हमारे साथ में जुड़ी हुई रहेगी। ये उसका एक वो होता है, ये इस्लाम के जो उसूल वगैरह है ना, वो इसीलिए ये हमारे फायदे के। चलिए, और किसी का कोई मैसेज है भाई? मैं देख रहा हूँ। ये किनका है जी? मौलाना अमीनुद्दीन साहब ने वापस से दुआएं दी है। भाई मौलाना, अल्लाह आपकी मोहब्बत को कबूल फरमाए, जज़ाकल्लाह। अब्दुल्ला खान नांदेड़ ने भी लिखा है कि बहुत बेहतरीन सबक था, माशाअल्लाह। हजरत, किसी का सवाल है, हस्बैंड की बुराई करने के क्या नुकसान? हाँ, ये एक क्वेश्चन हमारी एक स्टूडेंट का है। उन्होंने लिखा है, हस्बैंड की बुराई करने का नुकसान ये है कि इसका मतलब है आपके दिल में आपके हस्बैंड के लिए कीना है, उसके लिए बुग़्ज़ है। जबकि आपने जब उससे निकाह किया है तो आपके ऊपर फर्ज है आप उससे टूट कर मोहब्बत करो। जब आप उससे टूट कर मोहब्बत करोगी, जब उससे रिस्पेक्ट करोगी, तो फिर वो जो हस्बैंड है वो भी आपसे टूट कर मोहब्बत करेगा, आपका रिस्पेक्ट करेगा। वरना आपके दिल में उसके लिए कीना है, और वो कीना की वजह से कहीं आप उसकी बुराई कर रही है तो लोग आपको मिसगाइड करेंगे। यहाँ तक कि मैं तो मेरे स्टूडेंट को ये बोलता हूँ कि अपने सगे बहनों के सामने भी अपने हस्बैंड की बुराई नहीं करना, वो भी आपको मिसगाइड कर देंगे। सगे माँ बाप के सामने भी नहीं करना, वो भी मिसगाइड करेंगे। ऐसे भी आज के जमाने में माँ बाप भी है और बहनें भी है। ये टॉपिक आगे आएगा, हम बताएंगे आपको मिसालों के जरिए से। इसलिए हस्बैंड की बुराई नहीं करना लोगों के सामने। चलिए, दूसरा सवाल ये है, दिस प्रॉब्लम arises due to the lack of parenting, loss of value system, spiritual growth very low, जेलेसी, मेट्री, क्या है भाई? ये मेरे को असल में चश्मे से नहीं दिख रहा या क्या हो रहा है। ये मैंने एक्चुअल में आज ऐसी ये चश्मा पहना। सोसाइटी होप विल ऑल टुगेदर चेंज द सोसाइटी इंशाल्लाह। देखो भाई, आसाम से ये हमारे स्टूडेंट है तो इसका सॉल्यूशन यही है। व्हाट इज द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन ओनली यू शुड बी give everyone to his or her rights. If you will share everyone's rights, there will not create any problem. I will commitment and I am promising you, there not will any problem or any clashes in families. Everyone should be follow the Islam and everyone should be respect of everyone's rights. हर एक के हुकूक को अदा करो, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा इंशाल्लाह। चलो, और किसी का कोई सवाल है भाई? चलिए, अगर आप लोगों में से किसी का कोई सवाल नहीं है तो हम लेते हैं इजाजत। अब कल का जो टॉपिक रहेगा वो भी याद रखो। कल के टॉपिक में ये रहेगा
कि दामाद के जिम्मे अपने जो ससुराली रिश्तेदार है, जैसे ससुरे के क्या हुकूक है, सालों के क्या हुकूक है, साड़ुओं के क्या हुकूक है, सालियों के क्या हुकूक है, ऐसे ही बीवी के जिम्मे यानी बहू के जिम्मे उसके भी अपने ससुराल वालों पे क्या हुकूक है, अपने दामा अपने ननंद और दूसरी जो देवरानियां जिठानियां होती है उनके क्या क्या हुकूक है, ये हम कल बयान करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।